ईरान और इजराइल के बीच तनाव खतरनाक ढंग से बढ़ गया है और अब तो अमेरिका भी सीधे तौर पे इसमें शामिल हो गया है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो इस बेहद नाजुक हालात के ताज़ा डेवलपमेंट्स पर रोशनी डालती है। आज हम कोशिश करेंगे इन जटिल घटनाओं की तह तक जाने की और समझने की कि इसमें सबसे अहम क्या चल रहा है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम खबर रविवार 22 जून की है। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जी। इसमें ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान इनको निशाना बनाया गया। सुनने में आया है कि प्रिसाइज वेपन्स और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ, मतलब वो बम जो जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इससे भारी नुकसान हुआ है। ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस मामले में। परमाणु ठिकानों पर सीधा अमेरिकी हमला ये इस पूरे संघर्ष को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जाता है। हाँ, फोर्डो और नतांज तो उनके परमाणु कार्यक्रम के सेंटर माने जाते हैं। बिल्कुल। और ये हमला अमेरिका और इजराइल की जो पुरानी चिंताएं हैं ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर, उसको साफ दिखाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी माने IAEA उसने कंफर्म किया है कि एक निशाना सेंट्रीफ्यूज बनाने की वर्कशॉप थी। अच्छा। पर वहां कोई परमाणु सामग्री नहीं थी, तो फौरी तौर पर कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी राहत की बात है। हाँ, थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन हमले का जो संदेश है वो तो बहुत साफ है। और फिर इस अमेरिकी हमले के फौरन बाद ही ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी। जी हाँ। इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से नए हमले किए, यरूशलेम में धमाकों की आवाजें सुनाई दी, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में भी खतरे के सायरन बजे और मिसाइलें गिरने से नुकसान की खबरें हैं। लोग घायल हुए, इमारतें डैमेज हुई। बिल्कुल। और ये एक तरह से टिट फॉर टैट जैसा चल रहा है। दूसरी तरफ से इजराइल ने भी ईरान के अंदर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। हाँ, उनकी तरफ से भी दावे आ रहे हैं। जी, इजरायली सेना कह रही है कि उन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर, तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट समेत कई हवाई अड्डों और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर, विमान, ये सब नष्ट करने की बात कही है। और तेहरान की एवेंजल पर भी हमले की खबरें हैं, हालांकि अपुष्ट हैं वो। हाँ, वो खबरें भी हैं। और देखिए, इन सब हमलों की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है, वो बहुत ज्यादा है। जी। ईरान का हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहा है कि शनिवार तक इजरायली हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 400 से ज्यादा? हाँ, और उनमें ज्यादातर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। ओहो। और उधर इजराइल ने कहा है कि ईरानी हमलों से उनके यहाँ 24 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। बिल्कुल, ये इस संघर्ष की भयानक हकीकत दिखा रहे हैं। अच्छा, इस पूरी खींचतान के सेंटर में तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है। हाँ, बिल्कुल। इजराइल का दावा है कि उनके हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कम से कम 2 या 3 साल पीछे धकेल दिया है। क्या लगता है, इन दावों में कितना दम है? देखिए, इन दावों की इंडिपेंडेंटली पुष्टि करना तो बहुत मुश्किल है। और ईरान का कहना है कि वो हमलों के बावजूद यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेगा। मतलब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बयान तो यही दिखाता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो एक और चिंता की बात है। क्या? ईरान की जो संसद है उसने सरकार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद करने की संभावना पर विचार करने की मंजूरी दे दी है। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये तो दुनिया का सबसे अहम तेल शिपिंग रूट है। एग्जैक्टली। अगर ये बंद होता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में तो भूचाल आ जाएगा। हाँ, तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। बिल्कुल। हालांकि एक छोटी सी बात यह है कि कुछ तेल टैंकर्स जो पहले रास्ता बदल चुके थे वो अब फिर से स्ट्रेट की तरफ जाते दिख रहे हैं। अच्छा, तो शायद हालात थोड़े, या ये मजबूरी है? कहना मुश्किल है। शायद थोड़ी उम्मीद हो या फिर कोई और वजह। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। इतनी तेज लड़ाई चल रही है, क्या डिप्लोमेसी कूटनीति की कोई गुंजाइश बची है? कुछ कोशिशें हो रही हैं क्या? हाँ, पर्दे के पीछे कोशिशें तो चल रही हैं, ऐसा लगता है। ब्रिटेन और ईरान के विदेश मंत्री यूरोपीय राजनयिकों से बात कर रहे हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग्स की हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। रूस? अच्छा। हाँ, उसने अमेरिकी हमलों की निंदा की है और चेतावनी भी दी है कि इससे पूरा इलाका जंग की आग में झुलस सकता है। और हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से मिले भी। रूस का अपना एंगल भी है इसमें।
बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि यूक्रेन युद्ध में ईरान रूस को अहम मिलिट्री मदद दे रहा है, ड्रोन वगैरह। हाँ, वो तो है। तो यहाँ कई ग्लोबल पावर प्ले भी चल रहे हैं। बिल्कुल, कई पड़ते हैं इस मामले की। और जमीनी स्तर पर लोगों के लिए, नागरिकों के लिए भी कोई चेतावनी वगैरह जारी हुई है? हाँ, इजराइल ने ईरान के कुछ इलाकों में, जैसे रश्त शहर में, लोगों को हमलों से पहले निकल जाने की चेतावनी दी है। अच्छा। और दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए एक तरह की ग्लोबल कॉशन एडवाइजरी जारी की है, दुनिया भर में सावधानी बरतने की। मतलब खतरा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं समझा जा रहा। जी हाँ, इसका असर कहीं भी पड़ सकता है। और एक पहलू जिस पर शायद कम बात हो रही है, लेकिन जो बहुत अहम हो सकता है, वो क्या है? वो है साइबर युद्ध, साइबर वॉरफेयर। हाँ, आजकल ये भी एक फ्रंट बन गया है। बिल्कुल। हालांकि इसकी कोई पुख्ता सबूत या डिटेल्स पब्लिक में नहीं है, लेकिन इतने तनाव भरे माहौल में साइबर हमलों की आशंका तो बहुत ज्यादा रहती है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति बेहद नाजुक है, अनिश्चित है। बिल्कुल। तनाव और बढ़ने और ये संघर्ष और फैलने का खतरा बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, हर नया डेवलपमेंट स्थिति को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर हैं कि आगे क्या होता है। तो ये सारी जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है जी, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और पारंपरिक युद्ध के तरीके मतलब ब्लर हो रहे हैं, धुंधला रहे हैं, क्या साइबर हमले इस टकराव का अगला अनदेखा मोर्चा बन सकते हैं, जिसके नतीजे शायद हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं? सोचने वाली बात है ये।